Good morning, students. I am Mr. Kumar Tiwari. Today I am going to teach you physics of class 9, a very first chapter, motion, and these are the topics on which today we will discuss: magnitude, scalar and vector quantities, distance, displacement, main equations, numericals. न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में करना अति अनिवार्य होता है। न्यूमेरिकल्स विजुअलाइजेशन देता है, यानी कि उस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करता है और समझने में आसानी क्रिएट करता है। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I am going to recall you what have we studied, what have we discussed in my previous video. In our previous video, यानी previous video में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो concept of the motion, reference point, position, frame of the reference and examples, है ना? Various examples of the frame of reference, motion, position, है ना? Reference point. तो these are the points that was touched in my previous video. Okay? Today I am going to start the very first topic, magnitude. What is the magnitude? Magnitude is the concept of measurement. Measurement you know, very simple. आप किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं, हमको चाहिए तो 10 रुपया ही चाहिए, हमें 5 किलोग्राम आलू चाहिए, 5 किलोग्राम आलू चाहिए, पोटैटो चाहिए, 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, है ना? तो 5 किलोग्राम व्हाट? 5 किलोग्राम इज द मेजरमेंट ऑफ राइस, है ना? पोटैटो, शुगर, ओके? तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट को समझते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। आइए बच्चों, मेजरमेंट क्या है? द कंपैरिजन of numerical value with the unit, यानी numerical value का unit से comparison। numerical value का मतलब क्या होता है? numerical value is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके? numerical value आएगा, है ना? तो numerical value का comparison हम लोग किससे करा देते हैं बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू की कंपैरिजन हम लोग कराते हैं यूनिट से, ओके? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यूनिट में किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ओके? न्यूटन, डाइन, है ना जी? जूल, अर्ग, है ना? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, ओके? दीज आर द यूनिट्स इन व्हिच यूनिट मीन्स होता है बाबू इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, ओके? जिसमें किसी क्वांटिटी को क्या किया जाता है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, ओके? जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, इज मेजर्ड, ओके? यूनिट मीन्स व्हाट? फिर से एक बार बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है ना? यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है इन विच यूनिट में, ओके? अब आइए हम बात करेंगे मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द फ्रेंडशिप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब एक बात करते हैं, ये फ्रेंडशिप की मैंने बात क्यों किया? फ्रेंड का फुल फॉर्म जो होता है बेटा, FRIEND. F means first, R means relation in earth which never dies, यानी कि फर्स्ट रिलेशन इन अर्थ which never dies फ्रेंड होता है, इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप शब्द का नाम लिया। अगर ये दोनों में से कोई एक भी गायब होता है तो हमें मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट और विदाउट इट। It means कि both are responsible, both are necessary for the measurement of any physical quantity. दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं बाबू तो बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी।
कितनी मात्रा में आपने चीनी लिया, आपने बोला 1 किलोग्राम। कितनी मात्रा में आपने लिया चावल, हम आपने बोला 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम इज द क्वांटिटी ऑफ राइस। तो दोनों को जो मिलाते हैं तो क्वांटिटी बोलते हैं और यही क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है। हमने कहा कि दोनों में से कोई एक भी अगर गायब हो जाता है तो वहां पर मेजरमेंट्स पॉसिबल नहीं है। आइए एक एग्जांपल, जैसे मार्केट में गए, आप पोटैटो लिए, शुगर लिए। अगर आप शुगर जाएंगे लेने के लिए और आप ये बोलेंगे कि हमें शुगर दीजिए और आप बोलेंगे 5, सपोज आपने ये बोला 5, लेकिन आपने क्या नहीं बोला, यूनिट नहीं बोला, तो क्या वो आपको शुगर देगा? नहीं देगा। वो समझेगा कि ये कोई मूर्ख आ गया है हमारे सामने, हमारे दुकान में कोई पागल आ गया, इसको जल्दी हटाओ यहां से, है ना। तो यहां पर आपने शुगर लिया, तो शुगर आप जब 5 बोले तो नहीं दिया, 5 के साथ साथ यहां पे किलोग्राम यानी यूनिट भी बोलना जरूरी है। तो दिस इज द 5 किलोग्राम इज द मेजरमेंट ऑफ शुगर, या फिर कह सकते 5 किलोग्राम इज द क्वांटिटी ऑफ शुगर, या फिर कह सकते 5 किलोग्राम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शुगर। यानी शुगर की क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। ओके, फिर से एक बार इसके कॉन्सेप्ट एक बार और इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा बताते हैं आपको कि वास्तव में मैग्नीट्यूड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है बाबू, मैग्नीट्यूड इक्वल टू, हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड मींस द प्रोडक्ट ऑफ numerical value and unit is termed as magnitude। मतलब समझे, मतलब कि magnitude is defined as the product of numerical value and the unit। ओके, इट मींस कि जो मैग्नीट्यूड होता है, या तो उसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, m से डिनोट करते हैं, या फिर q से। तो m इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ओके, क्लियर हुआ। तो m इज इक्वल टू n इनटू u, इसी ये फार्मूला होता है, कहीं कहीं q लिख देते हैं क्वांटिटी। ये आपको बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने शुगर का ही एग्जांपल लिया था, सपोज वही एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। 5 किलोग्राम, तो दिस इज 5 मींस ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सॉरी ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड को पूरा बता रहा है। n मींस न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5 एंड u मींस यूनिट। ओके, 5 किलोग्राम मींस दिस इज द मैग्नीट्यूड n into u। ओके, एंड दिस इज u। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा और एक चीज जरूर क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? अच्छा एक बात बताइए, आप जब आप मार्केट में गए हैं तो मार्केट में जाएंगे आप चीनी लेने, तो आपको चावल लेकर थोड़ी ना आएंगे। स्वाभाविक है, अगर टमाटर लेने पोटैटो लेने गए हैं, टमाटो लेने गए हैं तो टमाटो लेकर के आएंगे, पोटैटो लेने गए तो पोटैटो लेकर के आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब बात यहाँ पर होती है बेटा कि अगर शुगर 5 किलोग्राम आपने लिया, ठीक है, तो ये शुगर तो शुगर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 5 या 6 हो जाए, ये किलोग्राम ग्राम हो जाए। बात समझ में आ रही है, ये बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, लेकिन ये बदल नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या है बाबू, कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला क्या है, वेरिएबल है, और ये भी क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। बात समझ, हो सकता है कि 10 किलोग्राम हो जाए, 20 किलोग्राम हो जाए, लेकिन ये वाला बदलने वाला नहीं है, ये शुगर है, ठीक है ना। ये किसी विशेष परिस्थिति में पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर बॉडी के लिए, पर्टिकुलर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब एक बात बताइए, आप बल तो बल ही है, आप 10 न्यूटन लगाइए, फोर्स तो फोर्स ही है, आप 10 न्यूटन अप्लाई करिए, 20 न्यूटन अप्लाई करिए, 20 डाइन अप्लाई करिए, लेकिन फोर्स तो फोर्स ही रहेगा। बात आई समझ में। तो अब ये वेरिएबल हो गया, तो इसमें जो कांस्टेंट है बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n = n × 1/u, तो n प्रोपोर्शनल टू 1/u। ओके, तो n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू,
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब यूनिट। यानी इसका मतलब होगा कि n अगर घटेगा तो u क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू u के साथ क्या होता है व्युत्क्रम का अनुपात रखता है। यानी कि n न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे तो यूनिट क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू बेटा होता है 1000 ग्राम। ओके, जब आप 1 से 1000 हो गए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, n क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, n इंक्रीज हो रहा है। जबकि ये यूनिट क्या हो रहा है बेटा, ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये तो छोटा हो रहा है। कौन बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है कि ग्राम बड़ा है, तो ग्राम किलोग्राम बड़ा है। जब यहां ये छोटा था तो ये बड़ा था, जब ये बड़ा हुआ तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है तो यूनिट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ओके बेटा, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आइए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मैग्नीट्यूड के, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। ओके, स्केलर एंड वेक्टर क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इसको बोलते हैं बेटा अदिश। स्केलर मींस अदिश। स्केलर मींस कह सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल, बार आना फिजिकल क्वांटिटी है ना, ठीक है ना। एक मिनट, अब फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी, all the quantities that have only magnitude, आ गया ना magnitude, that have only magnitude is known as scalar quantity। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑल द क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे में बेटा सच एज मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ओके, टाइम, ओके, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, ओके, these are the examples etc, बहुत सारे हैं। These are the examples of scalar quantity। क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्लियर है। डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डेंसिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बात समझ में आ रही है। स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। हम 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे थे, I am running with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम दौड़ रहे थे, तो ये इसमें नहीं क्लियर किया गया 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया, तो इसको टोटल बोलेंगे मैग्नीट्यूड। यानी ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन इसके साथ डायरेक्शन कहां दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, नॉर्थ, ईस्ट, ये सब तो दिया नहीं। तो जब दे देगा तो उसके साथ तुरंत क्या बनेगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। और जब तक इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बोले आपसे कि टुडे आई एम कमिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर डिस्टेंस, फ्रॉम 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो 20 किलोमीटर का 20 मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर मींस यूनिट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, या क्वांटिटी बोलेंगे इसको। ये क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस इसमें डायरेक्शन नहीं है, और इसी के साथ यदि डायरेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसी में डेफिनेशन आप बना लीजिए, हम इसी में बना देते हैं वेक्टर
ये हो जाएगा बेटा वेक्टर, यानी ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स दैट हैव मैग्नीट्यूड, ओके, as well as direction, okay, is known as vectors. उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर्स बोलते हैं। अब इसको बताते हैं। आइए वेक्टर्स में जैसे फोर्स, एग्जांपल ले लिए, फॉर इंस्टेंस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले तो वीडियो में हमने आपको पोजीशन पढ़ाया था, ओके। इसके बाद मैं आपको बता दूं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आपका हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc, ओके, बहुत सारे हैं एग्जांपल्स। अब ये these are the quantities which have magnitude as well as direction, means कि force is a physical quantity that has magnitude and it is associated with direction, okay, मतलब डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद फोर्स, मतलब फोर्स के साथ डायरेक्शन भी होगा, नहीं तो अगर आप बोलते हैं तो गलत है। तो अगर हम कहें 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, ठीक है ना, ओके, आई हैव अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स, तो 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, कहां लगाया, किधर लगाया, आपको किसी को पता ही नहीं है, तो ये 10 न्यूटन अभी आपका क्या है, और बुरा, ठीक है। अब आप इसको बोलेंगे कि हम क्या किए, इस किसी भी बॉल को गिराना है या इस बॉडी पे हमें फोर्स लगाना है, तो हमने 10 न्यूटन क्या लगाया, फ्रॉम ए टू बी, 10 न्यूटन में ऐसे लगाया, बी टू ए, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया, एक पर्टिकुलर इसमें डायरेक्शन आ गया, ठीक है ना। उसमें देख सकते हैं ए टू बी किस डायरेक्शन में है, बी टू ए किस डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि a body is moving, a body covers a distance of 10 kilometer in the direction of east, यानी वेक्टर क्वांटिटीज हो गया ये, यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, यानी डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है रिप्रेजेंटेड बाय और स्ट्रेट लाइन। देखिए बेटा यहां पे आएगा यही चीज सेम डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। पास समझ करिए, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। एरो हेड से यानी स्ट्रेट लाइन होगा उसमें एरो हेड लगा होगा, ठीक है ना, उसी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा जो हेड होगा, ठीक है ना, हेड ऑफ द एरो, हेड ऑफ द एरो, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन whereas length of the straight line represents the magnitude, यानी किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, ओके। यानी जैसे कि हम अगर इसको ऐसे बना रहे हैं बेटा, तो दिस इज द लेंथ, ये क्या बता रहा है, इसको लेंथ क्या बता रहा है, इसकी जो लेंथ बता दी बेटा ये है मैग्नीट्यूड। ये लेंथ जो है क्या है इसका,
मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जबकि ये वाला क्या बता रहा है, जैसे मान लीजिए ईस्ट है तो ये वाला डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यदि डायरेक्शन होगा तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, ठीक है। तीर हमेशा डायरेक्शन रहता है, जैसे सन से आने वाली जो रेज होती है वो रेज होती है ना, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, इसी तरह हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है ना, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन में आती है, बात समझ में आ रही है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है जिससे वो चल पाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये तो वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट रही। याद एक चीज जरूर रखिएगा कि जो वेक्टर में डायरेक्शन आता था, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना, यानी इस पर ऑपरेशन सेट करना, यानी वेक्टर्स आर ऑपरेटेड बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड, ओके, whereas scalar quantities are operated by the algebraic method। जैसे 1 + 2 = 3, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में 1 + 2 = 3 नहीं कर सकते, आप किसी विशेष परिस्थिति में ही कर सकते हैं। उसके लिए मेथड्स है, हम लोग बात करेंगे किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। और आइए हम बात करते हैं डिस्टेंस पे, धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। आइए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अभी मैंने बात किया, डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द actual path, the length of the actual length, the length of the actual path, ठीक है ना, covered by a moving object। भाई जब तक वो मूव करेगा नहीं तो डिस्टेंस कवर कहां से करेगा, तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम क्या करते हैं, पतला से लिख देंगे, जैसे ऐसे लिख दीजिए। यही वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको क्या, एक से ही मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मोटा कर देंगे। तो जो मोटा कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, और जो पतले से लिखेंगे उसको क्या, जैसे स्केच से आप लिख दिए और एक पेंसिल से लिख दिए, तो जो पेन से लिखेंगे वो स्केलर बताएगा, और जो पेंसिल पे स्केच से लिखेंगे आप तो उसको क्या बताएगा, आपको वेक्टर बताएगा, ठीक है। या फिर किसी वेक्टर के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, ऐसे तीर लगा देते हैं, ओके, या फिर किसी भी वेक्टर के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, बिंदु लगाते हैं या फिर स्टार लगा देते हैं। इतने तरीके से हम किसी वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। known as the length of the actual path covered by a moving object is known as distance। ओके, अब ये डिस्टेंस हो गया, तो जो लेंथ कवर करेगा, जैसे सपोज करिए हम घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, तो ये एक लेंथ कवर कर रहे हैं, तो होम से स्कूल की डिस्टेंस, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम होम टू स्कूल, है ना जी, होम से स्कूल की लेंथ कितनी है पाथ की, दिस इज द डिस्टेंस। ये क्या बताएगा, आपका डिस्टेंस बताएगा। मींस जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, क्यों डिस्टेंस है, ये इसकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। याद रखिएगा बेटा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों हमने स्केलर क्वांटिटी कहा बेटा, क्योंकि हमने स्केलर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट समझाया है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, हमने यहां कहां बोला कि किसी डायरेक्शन की बात है, तो ये 1 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड, 1 मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर मींस मैग्नीट्यूड, किलोमीटर मींस यूनिट, 1 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड है केवल, इसका डायरेक्शन तो है नहीं। आप होम से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से होम आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बात में इसको केवल डिस्टेंस बता रहा है, कहां से कहां तय कर रहे हैं आप,
आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करना है। आप अपने घर से स्कूल आइए या फिर स्कूल से आप बलिया चले जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, कोई आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है बाबू डिस्टेंस। इसमें याद रखिएगा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे बाबू, तुरंत हम आपको बता रहे हैं कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, डिस्टेंस के पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, जब आप कवर करेंगे कुछ डिस्टेंस चलेंगे, जब आप नहीं चलेंगे तो वहां तो जीरो होगा ही, लेकिन जब आप मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे इसको। तो इसके बाद डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस कैन हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। डिस्टेंस यानी डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस की जो यूनिट है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, मीटर, एमकेएस में बेटा, याद रखिएगा आप एमकेएस में, सेंटीमीटर सीजीएस में, ओके। एफपीएस में क्या हो जाएगा बेटा, फुट हो जाता है, ठीक है, एफपीएस में। अब आप कहेंगे कि सर एमकेएस सीजीएस क्या होता है, तो एमकेएस सीजीएस एफपीएस, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। इसके बाद ये वाला होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसके बाद ये होता है फुट, पाउंड, अप्रॉक्स हाफ किलोग्राम पाउंड होता है सेकेंड। याद बस आपको यही रखना है कि लेंथ, मास और टाइम। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। सीजीएस में सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर किया जाता है, ठीक है, ग्राम में मास को, सेकंड में टाइम को। एफपीएस में फुट में लेंथ को मेजर किया जाता है और पाउंड को, ठीक है ना, पाउंड में मास को मेजर किया, तो सेकंड में टाइम को। हम कह सकते हैं एक लाइन में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ, ओके, ठीक है ना। ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस हम कह सकते हैं एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना है तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया और उसके साथ डायरेक्शन जोड़ दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ओके। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइए डिफाइन करते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट मींस देखिए क्या होता है, सबसे आसान इजी बता रहे हैं इसका, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा हमेशा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ moving object in a given direction is known as what? Displacement, okay, displacement। या फिर करके हम लिख सकते हैं इसको
change in position of a moving object change in position of a moving object, ठीक है ना, along straight line is known as displacement. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपको, चेंज इन पोजीशन, तो हम डिस्प्लेसमेंट इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका हो गया चेंज इन पोजीशन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट एक और तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, या फिर इसके और भी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट depends on the starting initial position or point and stoppage during movement, मूवमेंट के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्टार्टिंग और स्टॉपेज पे डिपेंड करता है। ओके, अब स्टार्टिंग और स्टॉपेज पे ये डिपेंड करता है, और इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको कैसे मतलब इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, इट कैन से, ठीक है ना, दैट कि इट इज द डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपेज। ओके, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए जैसे कि अगर आपके सामने यहाँ कोई बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो जब ए टू बी मूव कर रहा है तो दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू मूव, एंड दिस इज द फाइनल मींस स्टॉपेज। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से क्या हो गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी AB इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बात समझ में आया, AB इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद अब दूसरा आपका ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ए बी एंड रिटर्न इट टू सी, यानी कि कहां से रिवर्स आता है, बी से कहां गया, सी तक, तो सी इज द स्टॉपेज, ओके, एंड ए इज स्टार्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, AC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन, सपोज एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि a body starts to move from A, which is B, then ये कहां है, सबसे पहले ईस्ट, फिर ईस्ट के बाद कहां चला, वेस्ट, सब ईस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद कहां आ गया था, मान लीजिए पुनः ईस्ट में आ गया, तो इसके बाद क्या मान लीजिए A से B आया, B से C, C से D। अब इस स्थिति में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मींस दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज स्टॉपेज, नहीं नाम होता है, तो स्टार्टिंग को स्टॉपेज से मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी AD इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, AD इज द स्ट्रेट लाइन,
ठीक है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन नेम्ड एडी, यानी एडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे और भी हम बात कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन हो, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि कहां से, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस लाइन ऑफ द सर्कल, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस फ्रॉम A to B, कहां आ गया ये, फ्रॉम A to B, ये B पर आ गया, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच ज्वाइन द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपेज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड दिस इंडिकेट्स दिस इज डायरेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो AB यहां क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, और जैसे वो आया ऐसे, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू, टेक द एग्जांपल ऑफ क्लॉक हैंड की बात आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कि क्लॉक हैंड 12 पे है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो 5 पे आ गई, यानी कि ये 12 पे थी और 12 के बाद आफ्टर सम टाइम इट इज फाउंड एट पोजीशन पॉइंट एट पोजीशन 5, तो ये कहां से, ये ऐसे आई है ना, ये ऐसे ही आई होगी, समझ में आ रही है, तो दिस इज द डिस्टेंस एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द लाइन, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू द starting and stoppage is known as the displacement. This line indicates the displacement of the clock hand. ओके, यानी यह जो लाइन है डिस्प्लेसमेंट को बता रही है। ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। डिस्टेंस इज द, तो डिस्टेंस होता है बेटा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. Displacement is a vector quantity, याद रखिएगा। इसके पास जब वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, मींस डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। ओके, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में नहीं था, इसलिए तो हमने बोला था डिस्टेंस विद डायरेक्शन। ओके, अब हम एक बात बताते हैं आपको, एक चीज आप ले लीजिए, अभी हमने एग्जांपल भी मैंने अभी आपको बताया, 1 किलोमीटर इज, तो 1 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस, और ये डायरेक्शन, तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेक्टर हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि वेक्टर होने के नाते वेक्टर कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और आल्सो भी जीरो, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस केवल और केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है वैल्यू, केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके, डिस्टेंस कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू, डिस्टेंस की कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि याद रखिएगा कि हमेशा ऑलवेज डिस्टेंस, ये सब डिफरेंस भी हम कह सकते हैं, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। It means कि distance is always greater than or equal to displacement. यानी distance is the scalar quantity which is always greater than or equal to, है ना, या तो इक्वल हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वल हो सकता है इसमें भी, लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर शो करेगा, इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज
always greater than or equal to displacement. ओके, तो ये होता है आपका बेटा. ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत कॉन्सेप्ट हो गया, आपको समझने की आवश्यकता है. इस पर जो मेंटिक क्विज होंगे ना, जो मेंटिक क्विज जो क्वेश्चंस होंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चंस को दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा. 50 मिनट की वीडियो, 50 मिनट्स की, ज्यादा मिनट्स की वीडियो भी आपके लिए बहुत इरिटेट हो सकती है. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन. ओके, अब हम आपको बताएंगे बेटा कि यह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, इसके लिए एग्जांपल्स हम बताएंगे, आपको एग्जांपल्स देंगे जिसके थ्रू आप आसानी से इजीली, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप, क्योंकि एग्जांपल्स जो होते हैं विजुअलाइजेशन देते हैं बेटा. ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक चीज जरूर बताएंगे कि एक मिस कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट में, कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कहीं कहीं लिख देता है डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, डिस्टेंस हैज इक्वल वैल्यू विद द डिस्प्लेसमेंट. इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर वैल्यू होती है, कभी कभी होती है, ये लिखना जरूरी है, सेल्डम, कभी कभी हो सकती है, लेकिन हमेशा लिखना गलत है, ये मिस कॉन्सेप्ट है. कब बराबर होगी बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं कि यह तभी बराबर होगा जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, along straight line path, when an object is moving along a straight line path without reversing its direction, चलेगा, A से B जाएगा, लेकिन B से A नहीं आएगा, B से अब इधर रिवर्स नहीं करेगा डायरेक्शन को, तो उस स्थिति में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस के बराबर होगी. जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 किलोमीटर A से B चलती है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में पूछे A से B कितना डिस्टेंस चली है, तो 5 किलोमीटर, डिस्टेंस 5 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, तो A से B चली है, तो स्टार्टिंग ये हो गया, स्टॉपेज ये हो गया, तो स्टार्टिंग और स्टॉपेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर. तो ये भी क्या हो गया, 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम है. और रिवर्स करके मान लीजिए कि यहां से ये कहां चली, पुनः यही आ गई, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी जहां से वो चलना शुरू किया वहीं फिर आ जाएगा, तो वहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. यानी डिस्टेंस डबल हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. ध्यान रखिएगा, व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ठीक है ना. जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया कि स्टार्टिंग ये थी, कोई ऑब्जेक्ट थी, यहां से घूम करके आई, पुनः स्टार्टिंग पे आ गई, यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट डिस्टेंस इज डबल्ड. ओके, कोई प्रॉब्लम. ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंटिक न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, क्योंकि लेंथी वीडियो हो रहा है. तो दिस इज एनफ फॉर टुडे. ओके, कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा, मुझे आशा है जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. ओके.